हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं रीजनिंग में रेलवे एनटीपीसी और रेलवे एएलपी से संबंधित रीजनिंग के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन में। हालांकि शुरुआत करेंगे कल होमवर्क के साथ, जिसमें आप बहुत सारे बच्चों ने इसमें आंसर बताया हुआ था। जैसे कि रुकिए बता रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर किया हुआ था, जिसमें से प्राची जी हैं, मयंक जी हैं, प्रेम जी, थैंक यू सो मच, सौरभ, निकिता, सुमन, विशाल, मुस्कान और ऐसे कई सारे बच्चे, सरकार जी, विमल जी, मनोज जी, तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है। बहुत अच्छा लगा देख करके, जिन्होंने भी आंसर किया थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। तो अपने मन के भाव को हमेशा सच्चा बना के रखे, अच्छा बना के रखे, आपका काम अपने आप अच्छा होने लगेगा। तो देखिए, ये होमवर्क का प्रश्न था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन, नमस्कार नमस्कार टू ऑल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो जुड़ चुके हैं, गुड आफ्टरनून कैसे। तो चलिए रेडी है सारे के सारे, शुरुआत कर रहे हैं। जितने लोग जुड़ते जाएंगे वो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वर्ड दिया है किंडल को इस प्रकार से, फैशन को किस प्रकार से। इस तरह का प्रश्न पहले भी देखने को मिल चुका है हम लोगों को। आप देख पाओगे कि रिवर्स कोडिंग की गई है, ELDNIK है ना, रिवर्स कोडिंग डियर की गई है यहाँ पर। तो फैशन में भी NOI के बाद HSAF। हमको रिवर्स कोडिंग किस में देखने को मिल रही, हमको रिवर्स कोडिंग देखने को मिल रही है ऑप्शन डी में। तो ये हम लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन था जिसे हम लोगों ने बखूबी सॉल्व किया और आपने होमवर्क का आंसर भी अच्छे से बताया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ कुछ नहीं था, बस रिवर्स कोडिंग थी सारा का सारा, ठीक है। FASHION। डर्टी को कुछ नंबर से, फोन को कुछ नंबर से, तो एरिट को कैसे कोड किया जाएगा। ये आपका छोटा सा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देख सकते होंगे कि एएलपी में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है या पूछा गया था। और आपने अगर लगाया होगा सीबीटी के प्रीवियस ईयर, अभी 2021 जो हम लगातार आपको सीबीटी करा रहे हैं, एनटीपीसी के जो करा रहे हैं प्रश्न, उसमें भी आपने देखा होगा इस तरह के प्रश्न, है ना। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का। कि देखना, ये आपका वो है, क्या बोलते हैं, फिक्स कोडिंग है। फिक्स कोडिंग कैसे, देखो, एरिड जितने भी लेटर्स हैं इन दोनों से मिलकर के ही बना है। ARI, ए का कोड यहाँ से निकाल लेंगे 5 हो जाएगा। आर का कोड अगर निकालेंगे RI, तो ये RI है, यानी 7 और 4 हो जाएगा। और डी का कोड 2 हो जाएगा, है ना। तो 5 7 4 2 क्या देखने को मिल जाएगा, 5 7 4 2। लेकिन अरे यहाँ तो 5 7 4 2 है ही नहीं, अब क्या किया जाए, यानी इसका कोई और कोड होगा। ए तीसरे नंबर पर, हाँ भाई देखो गड़बड़ कहाँ पर हो रही है, ए का कोड हमने पहले ले लिया है ना, ए का कोड यहाँ पर ये 6 होगा। और 4 7 2 तो दिया ही हुआ है, 4 7 2 है ना, तो 6 होगा इसका मतलब। और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 6 7 4 2 हमको ये कोडिंग निकल के आ रही है। तो इस तरह का प्रश्न एएलपी में पूछा गया था, और ऐसा नहीं है कि पूछा जाएगा नहीं, इस तरह के प्रश्न बनते रहते हैं, तो आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। कुछ वैगन वग्गी है, सभी वैगन वड़ियां हैं, सभी वग्गी गाड़ियां हैं, और कुछ गाड़ियां वग्गी हैं। देखो सुबह सुबह दिमाग खराब है, वग्गी और वड़ियां बोल रहे हैं, खाने पे दिमाग जा रहा है, जबकि खाने की चीजें केवल यहाँ पर वैगन वो है, कुछ है ही नहीं। तो कुछ वैगन वग्गी, सभी वैगन गाड़ियां और सभी वग्गी। तो निष्कर्ष हमें 2 दिए गए हैं। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा, आ जाओ चेक करते हैं। डायग्राम बनाए अगर, तो कुछ वैगन बग्गी हैं और सभी वैगन गाड़ियां हैं। तो कह रहा है सभी बग्गी गाड़ियां हैं, नहीं भाई, बग्गी कुछ ही हिस्सा बग्गी का गाड़ी है, बग्गी का कुछ ही हिस्सा हमको गाड़ी पे दिख रहा है ना, ठीक है। कुछ गाड़ियां बग्गी हैं, हाँ ये भी सही, कुछ गाड़ियां बग्गी हैं सभी। तो पहला निष्कर्ष सही, सॉरी पहला गलत, दूसरा सही। आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि सभी बग्गी गाड़ियां, क्या सारी की सारी बग्गी हमें गाड़ी के अंदर दिख रही, नहीं। और याद रखना, बग्गी और ये बग्गी नहीं है, ये वाह है वैगन,
जो वैगन लिखा हुआ है ना, तो इसलिए इसने देखो लेटर कितनी चतुराई से यूज किया है, वैगन और बग्गी की। पता है एग्जामिनर को कि व्यक्ति जो लिखता है वो ब और ग और वा ऐसे ही लिख देगा, इसलिए, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी के साथ। चलो, ए ने बी से कहा, क्या कहा? तुम मेरे पति की बहू के बेटे हो। ए ने बी से कहा, मान लो ए हम है और हम बी से कह रहे हैं कि तुम मेरे पति की बहू। अब मेरे पति की बहू मेरी भी बहू ना, यानी मेरी बहू के बेटे हो, तो हम सीधा बोलेंगे कि तुम मेरी बहू के बेटे हो। मेरी बहू का बेटा तो मेरा ही तो पोता होगा ना, तो बी ए से किस प्रकार संबंधित है? बी ए का पोता लगेगा। इस तरह से हमने प्रश्न फटाक से कर लिया। डायग्राम अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा कि ए ने बी से कहा कि तुम मेरे पति के बहू, यानी मेरे पति के बेटे की पत्नी होगी, उसी के बेटे हो तुम, कि तुम मेरे पति की बहू के बेटे, मेरी पति का बहू यानी मेरे बेटे की, उनके बेटे की जो पत्नी होगी। ऑब्वियस सी बात है, कुछ इसको डिटेल में हमें जाना ही नहीं था। तो बी क्या लगेगा? ए का। बी ए से किस प्रकार संबंधित है? बी ए का पोता लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मानव शरीर सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर विटामिन डी का उत्पादन करता है। इस प्रश्न को पढ़ना जरा, इसका क्या धारणा है? मानव शरीर में विटामिन डी तब भी होगा जब इसे भोजन के माध्यम से नहीं लिया जाता है, ठीक है। दूसरा, वैश्विक आबादी का एक बड़ा हिस्सा विटामिन डी की कमी से पीड़ित है। अब हम बताने तो जा रहे थे आंसर, लेकिन आंसर नहीं बताएंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन जो कि इंग्लिश में भी आपके सामने है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस विटामिन डी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। सनलाइट की बात कर रहा है, तो क्या दूसरा या पहला अजम्पशन निकल के आ रहा है कि द ह्यूमन बॉडी विल हैव विटामिन डी इवन इफ इट इज नॉट द कंज्यूम्ड वेया फूड? ओके, assumption is a large portion of the global population suffer from the vitamin D deficiency। क्या लगता है दोनों में से? ये हम आपको थोड़ा सा प्रश्न देंगे, आप इसको हमें कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है। आप सोचना, आपको अक्सर हम होमवर्क देते हैं जहाँ पर आप कैलकुलेशन करते हो। अब हमने कैलकुलेशन वाला नहीं दिया है, अब हमने क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको कि होमवर्क में थोड़ा सा आप ऐसे लॉजिकली सोचो। यहाँ कैलकुलेशन की बात नहीं आई, अब ये आपका लॉजिकली, और इसीलिए शायद इसको लॉजिक कहा भी गया है, इसीलिए लॉजिकल के अंदर इसे रखा भी गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, लंबा छोटा खुश क्या? अब देखो, छोटा और बड़ा होना चाहिए था। अगर सिनोनिम दे रहे हो, सॉरी एंटोनिम दे रहे हो, यानी विलोम लिख रहे हो या उल्टा लिख रहे हो, तो वो क्या होता है? लंबा का नाटा होता है और छोटा और बड़ा होता है, पेयर तो यही बनता है ना। लेकिन अब इसने वैसा सटीक पेयर नहीं बनाया, इसने लंबा और छोटा किया हुआ है। तो लंबा यानी कि जो बड़ा, खुश और छोटा यानी कि छोटा, नाटा, है ना। ये वाला फिर सेंस, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल पहले आंसर बताओ तो आपको समझाएं होगा क्या। मुस्कुराहट, उदास, भावना, खुश, तो खुश का अपोजिट उदास हो जाएगा। देखो उल्टा सीधा दिया हुआ है, उल्टा सीधा इन द सेंस, अगर हमें ये ऐसे देता, ध्यान देना, लंबा, नाटा, खुश, और आपका ये एक ऑप्शन जो है वो ये वाला होता, मुस्कुराहट की जगह, ध्यान देना ऑप्शन पे, दुखी, खुश या दुख या दुखी। वो खुश है, उसका अपोजिट दुखी, वो दुखी है ना, ऐसा। तो अब हम क्या लगाते यहाँ पर? खुश का खुश तो लगाएंगे नहीं, हैप्पी का हैप्पी तो लगाएंगे नहीं, दुख यानी कि, अच्छा उदास भी सैड दिया हुआ है, यहाँ पर फिर शब्द बदल दिया जाएगा, दुख के लिए दूसरा वर्ड यूज किया जाएगा, क्योंकि दुख और उदास है पर्याय, है
पर्याय। तो दुखी के लिए जो एक वर्ड होगा वो डिफरेंट टाइप का यूज कर सकता है, या दुखी की जगह कुछ और इंग्लिश में यूज कर सकता है, या उदास की जगह, है ना। तो हमारा आंसर दुखी होगा, क्योंकि लंबा का नाटा एग्जैक्ट वर्ड दे रहा है, लंबा और नाटा। तो खुश और दुख, खुश हमने खुश लिखा ही नहीं है, भगवान खुश भी कितना गंदा लिखा हुआ है। तो खुश कैसे लिखा जाता है, खुश ऐसे लिखा जाता है ना। तो खुश का दुख हो जाएगा, खुशी का दुख हो जाएगा, इस प्रकार से, या दुखी हो जाएगा। और अगर इसी को यहाँ पे दिया जाता छोटा, ये क्या दिया जाता बड़ा, ये एग्जैक्ट पर्याय बनता है, बड़ा छोटा, है ना। लंबा और छोटा उस तरह का एग्जैक्ट पर्याय नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। तो इन्होंने एग्जैक्ट अगर देता तो आपको ऑप्शन भी एग्जैक्ट, तो खुश का उदास तब ना, अगर उदास है भी तो भी हम दुख वाला ही लगाएंगे अगर है तो। अब देखो यहाँ पर इन्होंने दिया ही इस प्रकार से है कि लंबा और छोटा, कोई चीज, कोई वस्तु लंबी है और कोई वस्तु छोटी। तो कोई चीज वस्तु लंबी है तो उसको हम उसका अपोजिट छोटा नहीं बोलते, उसका वो लंबी है वो छोटी, मतलब नाटा, नाटा शब्द यूज करते हैं लंबा के लिए। अगर आप ऑर्डर एंड रैंकिंग प्रश्न लगाते होंगे तो उस पर देखते होंगे ए बी से लंबा है, बी सी से नाटा है, ये शब्द आता है ना। तो यहाँ पे ही इन्होंने डिफरेंट टाइप का सिनोनिम यूज किया है। तो देखो खुश के लिए इन्होंने इंग्लिश में ग्लैड का सैड आपको मिल गया है, हिंदी में समझाना आवश्यक था, तो खुश का क्या हो गया, उदास हो गया। और इंग्लिश में भी वर्ड बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में वर्ड बदलते नहीं, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, छवि बनाने के लिए कितनी न्यूनतम रेखाएं। तो आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, मतलब बहुत ज़्यादा देर आपकी क्लासेस नहीं चलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपकी 1 घंटा लगातार क्लास चलेगी, हालांकि इसके बाद आपकी फिजिक्स की क्लास और अदर क्लास भी है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका एएलपी का एग्ज़ाम लगा है और मोस्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है न्यूनतम कितनी रेखाओं की आवश्यकता है। तो इसको काउंट करते हैं, क्योंकि त्रिभुज वगैरह कुछ खास वैसा बना नहीं है, तो काउंट करते हैं, है ना। देखना, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ये 4, ये 5 हो गया, के अलावा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल यहाँ पर 13 लाइन हम लोगों ने काउंट कर ली। लेकिन 13 तो ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में तो 12 है, कोई एक्स्ट्रा लाइन। अब बोलोगे, अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये लाइन जो है ना, ये आपने एक्स्ट्रा काउंट कर ली है। बेटा ये लाइन हल्का सा कर्व हो रही है, फिर से ध्यान देना, ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। आपको शायद ये एग्जैक्ट स्ट्रेट दिख रही हो, बट जितने करीब से हम देख रहे हैं, क्योंकि हम बहुत करीब से देख रहे हैं, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, ये आगे पीछे होकर रखी हुई है। ये देखो हमने बनाया, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, जब एग्जामिनर ने दिया होगा तो अब मुझे आकृति बड़ी दिख रही है, तो आकृति में ये दोनों रेखाएं मुझे ऐसे दिख रही है। पता है कैसे, ऐसे है, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे है। डेफिनेटली फिर आप लोगों को एकदम सीधी ही दिखी होगी, जैसे ये एकदम सीधी दिख रही, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये एकदम सीधी हमको दिख रही है। तो एक बार फिर से काउंट करते हैं, ठीक है। तो सीधी है ही नहीं बेटा, सीधी होती तो ऐसे होती, सीधी है ही नहीं। फिर भी चलो करते हैं एक बार काउंटिंग, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये 6, ये 7, ये 8, के बाद ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ठीक। तो 13 आ रहा है ना। इसका मतलब एक बार अब उसको सीधा ही काउंट करते हैं, क्या किया जाए, क्योंकि 13 तो ऑप्शन में है नहीं, और कोई ऐसी कोई रेखा है नहीं जो हमने रिपीट करी हो, कोई ऐसी रेखा नहीं है ना। तो 1, ये 2, आप देख पा रहे हो ये सीधी नहीं जा रही है ना बेटा, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, यानी देख लो अब 11 आंसर लगाया। कब,
जब इसको हमने सीधी माना, और ये सीधी जा ही नहीं रही, ये ऐसे जाके ऐसे जा रही है, ये सीधी है ही नहीं, लेकिन अगर उस अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो हमें 13 मिल रहा है और 13 ऑप्शन में है नहीं। अब ऐसा क्यों किया गया? ऑब्वियस सी बात है, आपका टाइम खाने के लिए। कहीं ना कहीं हमने दोबारा काउंट किया ना, सोचा ना कि कहाँ पे छूट रहा है, क्या हो रहा है, नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी के साथ। इसको सॉल्व करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। देखो फिगर काउंटिंग बनेगा नहीं बनेगा नहीं पता, ये बनेगा ही बनेगा। कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये बनेगा ही बनेगा। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इन प्रश्नों को हम छोड़ करके नहीं आएंगे, ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आइए चलिए सॉल्व करते हैं। तो प्लस मल्टीप्लाई, जैसे जैसे ठंडी का दिन आ रहा है वैसे वैसे आलस बढ़ता जा रहा है, सुबह उठने का दिल नहीं करता है ना, लेकिन उठना तो पड़ेगा ही। प्लस मल्टीप्लाई, तो प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है प्लस। उड़ी बाबा, यहाँ तो माइनस दिया ही नहीं गया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया गया है, जो है उससे काम चलाएंगे। तो प्लस को मल्टीप्लाई कह रहा है, मल्टीप्लाई को डिवाइड कह रहा है, और डिवाइड को माइनस कह रहा है, तो जो दिया है उसी से काम चलाएंगे, नहीं, ठीक है। तो सॉल्व करें तो ये वैल्यू कट के 3 आ जाएगी, 3 छंग 18, 3 त्याई 9 और 3 छंग 18 है ना, 18 में से 2 गया 16, तो आपका आंसर 16 एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी के साथ, एक बार हिंदी और एक बार इंग्लिश दोनों में आपको हम दिखा देंगे, ठीक है। तो प्रश्न ज़्यादा 4-5 प्रश्न ही आपको, या मैक्स टू मैक्स 10 प्रश्न आपको मॉडरेट लेवल के और हाई, उसी 10 में मॉडरेट और हाई मिलेगा। और वो वही पजल वगैरह हो गया, या कोडिंग डिकोडिंग का इक्का दुक्का क्वेश्चन, जो हम आपको रीजनिंग की स्पेशल कॉपी लिखवाते हैं, वही आपका मॉडरेट और उसमें आएगा हाई लेवल में, ठीक है। तो या तो उस टाइप का कुछ दे देगा, और या फिर सुलॉग्स में थोड़ा सा टिपिकल कुछ दे देगा, तो वो 10 बस उस पर आपकी पकड़ होना ज़रूरी है, जो हम आपको अक्सर कराते रहते हैं। जैसे कल आपको हम वो जो पजल हमने होमवर्क के लिए दी थी लास्ट सैटरडे, नहीं फ्राइडे, हाँ फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे को आपको वीडियो में क्लासेस मिली थी, है ना, इसलिए। तो जो भी क्लास आपको मिली थी हमने बोला था कि हम मंडे को कराएंगे। चलो आ जाओ देख लेते हैं। कोई भी चतुर्भुज बहुभुज नहीं है, ठीक है, कोई भी, इंग्लिश में देख लें, कोई भी चतुर्भुज बहुभुज नहीं है, समचतुर्भुज है। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। नो कोऑर्डिनेटर्स आर पॉलीगन्स और नो ऑल पॉलीगन्स आर रम्बसेस। तो दो हमें दोनों ही देखो सम के हैं, जबकि एक नेगेटिव दिया गया है हमको और एक पॉजिटिव दिया गया है। देखा जाए, इंग्लिश में भी देख लिया होगा। तो कुछ और कुछ, यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और दोनों ही पॉजिटिव है, तो चेक करते हैं। कुछ सम चतुर्भुज हैं, गलत। सम चतुर्भुज और चतुर्भुज गलत हो गया। कुछ सम चतुर्भुज बहुभुज हैं, कुछ सम चतुर्भुज बहुभुज हैं, करेक्ट। सभी देखो ऑल का ऑल दिया हुआ है ना, ऑल का सम दिया हुआ है। चतुर्भुज बहुभुज, बहुभुज चतुर्भुज चल जाएगा। पहला वाला सम चतुर्भुज और बहुभुज चतुर्भुज, तो ये सर्कल में नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है, तो पॉजिटिव कंक्लूजन गलत, और इसलिए हम कहेंगे कि केवल दूसरा निष्कर्ष फॉलो करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी के साथ। अक्षरों को व्यवस्थित करो और विषम शब्द को ढूंढिए। यानी कि इसको पहले हम अरेंज करें मीनिंगफुल वर्ड में। क्या कह रहा है, अक्षरों को व्यवस्थित करें, यानी अक्षरों को व्यवस्थित करने की बात साफ साफ कह रहा है, तो इन्हें व्यवस्थित करना पड़ेगा। जैसे ये क्या हो जाएगा, वोल्फ। अब बोलोगे मैम फ्लो भी तो वर्ड ही है, हाँ फ्लो भी वर्ड है, लेकिन हमको उसने व्यवस्थित करने को कहा ना, तो हम अरेंज करेंगे। ये क्या हो जाएगा, काऊ। ये क्या हो जाएगा, लायन। और ये क्या हो जाएगा, टाइगर। ये भी आपसे करवाएगा काम। और यहाँ पे आपको ऐसे शब्द दिए हैं
जो आप तुरंत तुरंत कैच कर पा रहे हो कि ये लायन है, ये वोल्फ हो गया, ये काऊ हो गया, आपको हो सकता हो थोड़े से बड़े लेटर्स और दे दे जिससे आपको सोचना पड़ जाए कि यहाँ पे होगा क्या। मतलब मीनिंगफुल वर्ड जैसे आपको दे दे इस प्रकार से, रुको बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको, हालांकि मैंने एकदम परफेक्ट नहीं लिखा है, फिर भी समझने के लिए आपको ये चीज़ हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम कैसे क्या किस तरीके से कर सकते हैं, तो अब ऑब्वियस ही बात है, बाईसाइकिल ना लिख करके साइकिल, है ना। तो कुछ ऐसे वर्ड आपको देगा कि थोड़ा सा शायद आपको सोचना पड़ जाए। लायन, जब जैसे ही आपको पता चला कि यार ये तो लायन बन जाए, या यहाँ से आपने हिंट पकड़ लिया कि ये तो काऊ बन रहा है, तो आप समझ जाओगे फ्लो जैसा कोई वर्ड नहीं, फ्लो को अरेंज करेंगे तो वोल्फ, है ना। ठीक है, अच्छा इनमें से विषम कौन सा है? विषम आपका काऊ है, बताना भूल गए। आप सब लोगों ने आंसर तो लगा ही लिया होगा, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। एक कोड भाषा में 295 का अर्थ है पानी तरल है। अब देखो, कहीं पे हिंदी कहीं पे इंग्लिश मिलेगा। कभी कभी किसी पेपर में या किसी शिफ्ट में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि यहाँ लिखा है वाटर इज लिक्विड और यहाँ पानी तरल है, ट्रांसलेटेड दिया है। हो सकता हो ट्रांसलेटेड ना दिया जाए, हो सकता हो ट्रांसलेटेड की जगह इंग्लिश का इंग्लिश ही हिंदी में भी दिया जाए कि 295 का अर्थ है वाटर इज लिक्विड। ठीक है, तो कभी कभी होगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश अलग अलग दे दिया जाएगा, कभी इंग्लिश का इंग्लिश ही मिलेगा, हिंदी नहीं मिलेगा, तो तब भी दिक्कत नहीं होगी। और देखो, पानी पर तेल के लिए कोड क्या होगा? ऑन के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने ऑन दे दिया है, तो हम यहाँ पर ये मान ले कि टाइपिंग ऐसी हो गई है। यहाँ पे ये हम मान ले कि जिसने भी ट्रांसलेट किया उसने डायरेक्ट ट्रांसलेट कर दिया, वो समझ नहीं पाए कि प्रश्न में एज इट इज जाना है ना। हालांकि इस तरह से प्रश्न बनता है, इसलिए हमने कहा आपको एक एग्जाम्पल दिखा दे। तो ऑन को भी हिंदी में पूछेगा, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो जो ऑन शब्द दिया है ऑन ना दे करके ऑन का हिंदी वर्जन देगा, और तब आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर इंग्लिश में है तो सारा इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो ऑन हमें कहाँ मिल रहा है? इंग्लिश वाले के अकॉर्डिंग चलते हैं। वाटर इज लिक्विड में ऑयल नहीं है, ऑयल इज लिक्विड में नहीं है, ऑयल ऑन वाटर में ऑयल है। इस 8 to 4 मीन्स है ऑयल ऑन वाटर। बेटा ऑन तो केवल एक जगह इसमें, तो 8 to 4 में कौन सा है जो रिपीट नहीं है? 4 रिपीटेड है, 8 2 में 2 रिपीटेड है, 2 और 4 रिपीट हो रहा है, यानी कि आपका आंसर जो 8 आया है करेक्ट है। जितने बच्चों ने 8 आंसर लगाया हुआ है करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो, इनमें से कोई एक विषम है, हाथी, गरुड़, तेंदुआ और चमगादड़। अब यहाँ पर आप ये नहीं सोच सकते उड़ने वाला और वगैरह वगैरह, इस सेंस में अब आप आंसर नहीं लगा सकते हो, है ना, कि ये तो उड़ने वाला है तो चमगादड़ भी तो उड़ता है, तो क्या किया जाए? अब सोचो, स्पीड वाला, तो हाथी की भी स्पीड ठीक ठाक होती है, लेकिन हाँ तेंदुआ की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन स्पीड को कैसे अरेंज करोगे? क्योंकि गरुड़ की भी स्पीड होती है, चमगादड़ की भी स्पीड, हाँ चमगादड़ की स्पीड गिनी नहीं जाती है, क्योंकि वो ना अजीबो गरीब गोल 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 घूमता है, जू से करके निकल जाता है। तो ईगल की स्पीड और लियोपर्ड की स्पीड, अब वो तो उड़ने वाला पक्षी है और वो तो चलने वाला पक्षी है, तो इनकी स्पीड तो अलग अलग तरीके से काउंट की जाएगी ना। मतलब फिर ये थोड़ी कैसा, मतलब इनकी तो कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे ना। तो क्या लगता है? चमगादड़ ना सर्वाहारी है, लगा देते, मांसाहारी है ना, ये लगा देते हैं, ये सही होगा। लेकिन अगर ऐसा लगाएंगे तो तेंदुआ भी तो मांसाहारी है, फिर तो गरुड़ भी तो है, फिर करे तो करे क्या? हाथी शाकाहारी, हाथी लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पर आंसर होगा आपका गरुड़। अब सोचोगे क्यों? बेटा हाथी, तेंदुआ और चमगादड़ मैमल्स हैं, स्तनधारी हो जाएंगे। गरुड़ आपका मैमल्स में नहीं आएगा, वो पक्षी वर्ग में आ जाएगा, है ना। इसलिए सोचो किस तरह का दिया हुआ था, अक्सर देता था ग्रुप ऐसा जिसमें जैसे काऊ हम लोगों ने अलग कर दिया,
तो समझ में आया कि काऊ अलग हो जाएगी क्योंकि वो पेट एनिमल है, गाय को पाला ही जाता है, सारी की सारी गायों को पाला जाता है ना। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, बताइएगा क्या हो गया। श्रेणी में संख्याओं का अगला समुच्चय क्या होगा। अगला समुच्चय, अब ये कैसे सॉल्व किया जाए यार, ये क्या बला है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर इन दिस सीरीज। समुच्चय हम लोग लगाते थे, याद है, 3-3 डिजिट्स वाला। अरे यार समुच्चय बोलो, एनालॉगी बोलो, बात तो एक ही है। आ जाओ चेक करते हैं। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 2 13। अरे ये तो कुछ समझ ही नहीं आया, अब क्या करें। इवन और ऑड लगा देते हैं ना, इवन और ऑड। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 13 और 15। अरे पर ये तो 15 और 17, 13 और 17, 13 सारे ही इवन इवन है, ओ सॉरी ऑड ऑड है। इवन ऑड का कॉन्सेप्ट पकड़े तो सारे ही ऑड हैं। अब तो कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो इनकी गैपिंग स्क्वायर में चल रही, तो प्राइम नंबर चल रहा है। क्या चल रहा है, प्राइम। 2 3 3 5 7 11 11 13 प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारा प्राइम नंबर जो बन रहा है दैट इज 13 17 और 13 19 बन रहा है बच्चा। अब समझना, 2 प्राइम नंबर हमारे पास है, फर्स्ट इज 13 17, सेकेंड इज 13 19, इनसे मतलब नहीं है ना। अब क्या किया जाए, आ जाओ देखते हैं। एक था, फिर 3 से शुरू हुआ, 3 2 5, फिर 5 से शुरू हुआ, 5 2 7, फिर 7 से शुरू हुआ, 7 4 11, फिर 11 से शुरू हुआ, 11 2 13, फिर 13 से ही शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर कितने का आ गया, यहाँ पर 1 का, 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 2 13। तो अब देखो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ड चल रहा है, ध्यान देना, 1 2 2, फिर 4, फिर 2 2, तो 13 2। अरे ये जो लेटर्स जिस प्रकार से चल रहे हैं, कौन कौन सा इसमें छोड़ा गया है, ऐसे कर लेते हैं। लगातार वाला लिया गया है, कोई छोड़ा नहीं गया है। 7 के बाद लगातार प्राइम नंबर लिए गए हैं। आप देख लेना, अगर गैपिंग पे जाओगे तो प्रश्न नहीं होगा। अगर आप सोचो कि ये 1 का गैप है, ये 4 का, तो हो सकता हो कि ये स्क्वायर वगैरह का गैप ले रहा हो ना, नहीं चलेगा। लगातार वाले जो आपके प्राइम नंबर हैं, जैसे 2 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 तो है ही नहीं, 11 है, 11 के बाद 13, 13 के बाद जो आएगा पहले 17 आएगा। और इसलिए जिन्होंने भी सी आंसर लगाया है ना, उनका आंसर करेक्ट है। 13 के बाद 17 प्राइम नंबर, देन 19 आएगा, है ना। तो पेयर हमारा 13 और 17 हो जाएगा। एक प्रश्न ये वाला कीजिएगा जिसमें अल्फाबेटिकल सीरीज की बात आपसे कर रहा है। श्रृंखला में अक्षरों का अगला समूह क्या होगा। इजिली अटेम्प्ट कर लेंगे, नहीं कह रहा है P Q R S देन T, ठीक है भाई, सब में है। B C D E तो F, T F 2 जगह है, तो A B C D देन E, T F E हमको दिया है ऑप्शन बी में। अब एक प्रश्न है बच्चा, है तो पजल से संबंधित, सोच रहे कराएं कि ना कराएं। एक ये अच्छा कर लो, फिर उस पर आते हैं, क्योंकि पजल से रिलेटेड आपको, जैसे हमने कहा, मंडे से तो कराएंगे ही कराएंगे पजल, तो इसलिए हम सोच रहे हैं क्योंकि मंडे में आप फिर हमसे क्वेश्चंस कर पाओगे, है ना, हम आपकी बात को समझ पाएंगे, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि मंडे को ही आपको वो पजल कराए। हालांकि हम पजल दिखा दे रहे हैं, दिखाने से क्या हो जाएगा, आपको रहेगा कि आप एक बार घर पे लगा लोगे वो पजल, फिर जब हम आपको कराएंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, है ना। फिलहाल अभी देख लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर फटाक से आ जाएगा। 2 दूनी 4, तिहाई 12, चौक 48, फिर गुणे 5 और गुणे 6, तो 6 चौक 24, 144 कहाँ पे, यहाँ पर, कुछ भी नहीं था। आ जाओ अब पजल दिखाते हैं आपको, जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे ये है, 6 मित्र हैं और एक दूसरे के आमने सामने वृत्त में बैठे हैं, और अनिल, भरत और दिलीप के बीच में, विजय, राम और कीर्ति के बीच में, राम भरत के बाएं
से संबंधित एक प्रश्न आपका ये है, अनिल की कौन सी स्थिति है विजय के संबंध में, और उसी से संबंधित दूसरा प्रश्न ये है दिलीप और विजय के बीच कौन है। सोच तो रहे ये होमवर्क को दे दे। क्या तीसरा भी प्रश्न है? तीसरा भी प्रश्न है, दिलीप और विजय, भारत और विजय। यानी अब देखो एक ही उस पजल पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारत और विजय के बीच में कौन है। उसके बाद ये हम लोगों ने लगा ही लिया है, तो चलो अच्छा इसको सॉल्व करा ही देते हैं। इंग्लिश में एक बार देख लो सारे के सारे। 6 फ्रेंड्स, देयर आर 6 फ्रेंड्स फेसिंग टू ईच अदर सीटेड इन अ सर्कल. Anil is between Dilip and Bharat and Vijay is between Ram and Karthi. Ram is third to the left of Bharat. Okay. Which of the following is the position of Anil is in relation to Vijay? ठीक है, करेक्ट करते हैं। देखो कह रहा है वृत्त में बैठे हैं, सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, यानी एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। 6 तो तुरंत 6 कुर्सियां लगा लेंगे। अगर यही प्रश्न पंक्ति वाला होता तो 6 कुर्सियां तुरंत नहीं लगाते, है ना। अनिल भरत और दिलीप के बीच में है, राम और भरत, राम भरत के बाएं से तीसरा। मान लो हमने कह दिया यहां पर भरत और भरत के बाएं से तीसरे पर हो गए राम, यानी अपोजिट। अनिल भरत और दिलीप के, तो भरत और दिलीप के बीच में अनिल या भरत और दिलीप के बीच में अनिल, अभी कंफर्म नहीं है कि अनिल भरत और दिलीप के बीच में, तथा विजय राम और कीर्ति के बीच में। तो हमने मान लिया कि चलो विजय राम और कीर्ति के बीच में, ठीक। अब यहां पर अगर विजय है तो कीर्ति यहां पर होंगी, और अगर अनिल यहां पर है तो भरत यहां पर होंगे। कंफर्मेशन नहीं है बच्चा, ना इसने कंफर्म किया है, 2 ही लाइन हमको दी है। अनिल भरत और दिलीप के बीच में तथा विजय राम और कीर्ति के बीच में, राम भरत के बाएं से तीसरे पर है। तो बताओ विजय के संबंध में अनिल की स्थिति, अगर विजय यहाँ और तो अनिल यहाँ, विजय अनिल साथ ही साथ होंगे, है ना। कहने का मतलब है 2 डायग्राम समझना, राम भरत अनिल, कौन था, दिलीप, है ना। अनिल भरत और दिलीप के बीच, दिलीप और अनिल और राम और कीर्ति के बीच में विजय। एक ये हो गया और दूसरा आपका ये वाला हो गया। राम अलग इसलिए बनाया है जिससे आप समझ सको, वी के यहाँ पर हो गया, डी ए यहाँ पर हो गया, ठीक है। डी ए आपका यहाँ पर हो गया। इज इट क्लियर? चलो ठीक है। तो देखिएगा निम्नलिखित में से विजय के संबंध में अनिल की क्या स्थिति है। तो देखो अनिल है कहाँ बेटा, अगर इस पर ध्यान दोगे तो अगर ये अनिल है तो ये कौन है, ऑब्वियस सी बात है दिलीप है। तो अनिल विजय के संबंध में, विजय के संबंध में विपरीत है, तो विपरीत यानी दाएं से तीसरा। इस डायग्राम से चलते तो दाएं से तीसरा, यहाँ विजय तो अनिल, यहाँ अनिल तो विजय, तो अपोजिट तीसरा ही सेंस आएगा, विपरीत दिया नहीं, दाएं या बाएं से तीसरा। अगर यहाँ देखो तो विजय और अनिल, विजय और अनिल, तो चाहे दाएं बोलो चाहे बाएं, तीसरा एक ही जगह आएगा, ठीक है। विजय के संबंध में अनिल हो गए। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, दिलीप और विजय के बीच कौन है। अगर हम ये डायग्राम आपको क्लियर करने के लिए ना बनाते तो विजय, प्रश्न क्या पूछा है फिर से देखते हैं, दिलीप और विजय के बीच कौन है, दिलीप और विजय। तो हम समझ गए कि दिलीप यहाँ तो विजय यहाँ, तो दिलीप और विजय के बीच में राम है ना। दोनों आपस में इंटरचेंज हो रही पोजीशन, देखो दिलीप और विजय के बीच में राम, दिलीप और विजय के बीच में राम। तो बच्चा आंसर क्या हो जाता, दिलीप और विजय के बीच में राम है। और कोई प्रश्न था? हाय राम, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ दिलीप और विजय के बीच में आंसर राम आएगा, है ना। अगला प्रश्न जो है ये भरत और विजय है, यहाँ से ये हटा देते हैं। ये प्रश्न एक ही साथ 3 प्रश्न थे, तो यहाँ पे पूछा है भरत और विजय के बीच में कौन है। तो भरत और विजय, अब भरत तो ये है ना, भरत तो ये है। आप चाहो तो अगर आपने 2 डायग्राम बनाया तो आप इसमें चेक कर सकते हो, हम इसमें चेक करना आपको सिखा रहे हैं कि भरत ये है तो भरत और विजय, भरत यहाँ तो विजय यहाँ, के बीच में कौन होगा, के से कौन है, कीर्ति, और अगर विजय यहाँ तो विजय के साथ कीर्ति। अब इसमें चेक कर लो, हाँ भाई भरत और विजय के बीच में कीर्ति, भरत और विजय के बीच में कीर्ति, कीर्ति या कीर्ति, हाँ कीर्ति ही नाम है, नहीं।
तो आंसर सोचा था कि दे देंगे आपको ये पजल होमवर्क के लिए, फिर हमने सोचा चलो करा देते हैं। तो आज आपको एक छोटा सा छोटू सा क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के लिए। ये वाला एकदम छोटू सा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ये उम्मीद के साथ कि आप कर पाओगे, कुछ नहीं है तो ये वाला तो यूं ही कर लोगे, लेकिन किंतु परंतु हम तो ये देखना चाहेंगे एंट्री का कोड, एसटीडी का कोड, तो नीटनेस का कोड पूछा है, अगर आंसर कर पाओ तो वेल एंड गुड है। लेकिन इसी के साथ इस प्रश्न का भी आंसर कौन कर पा रहा है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला प्रश्न, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, ये हमें ज़रूर बताना, इसका मुझे आंसर चाहिए ही चाहिए, आपके द्वारा चाहिए। अब मुझे क्या पता आप सही आंसर करोगे कि गलत, आप जो आंसर करोगे हम उसको चेक करेंगे, समझेंगे आप कि आप क्या आंसर लगा रहे हो, फिर अगर आपका आंसर गलत है तो बता देंगे नहीं बच्चा गलत लगाया हुआ है, नहीं तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। जाते जाते सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।